Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 9 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टॉपिक कोल एंड आयरन आज मैं कवर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि इंग्लैंड में 1790s से 1850s के बीच में गजब रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था बहुत ही तेज आया था, मतलब हाफ सेंचुरी के अंदर चीज़ें बदल रही थी। सडनली फ्यूडलिज्म के कारण लोग गांव छोड़ के शहर आने लगे थे, शहर बड़े होने लगे थे और कुछ इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा तरीके से डेवलप होने लग गई थी। अब कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप होती, लेट्स हैव अ लुक। देखिए, पहली इंडस्ट्री जिसको आज हम समझेंगे इज कोल एंड आयरन। इंग्लैंड में एक चीज़ बड़ी लकी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। ये दो चीज़ें किसी भी मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोयला और इस्पात, दैट इज योर आयरन। इसके अलावा और भी मटेरियल्स थे जैसे कि लेड, कॉपर, टिन, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ये सब कुछ इंग्लैंड में मिल रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि 18th सेंचुरी मतलब 1700s तक यूजेबल आयरन की अवेलेबिलिटी स्कार्स थी, कम थी। और क्योंकि आयरन जो होता है वो ओर से निकाला जाता है, आयरन ओर होती है, उससे आयरन को एक्वायर किया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। अब सदियों से स्मेल्टिंग के लिए जो चारकोल यूज किया जाता था वो टिम्बर को जला के, लकड़ी को जला के, मतलब फॉरेस्ट को, पेड़ों को काट के लकड़ी जला के चारकोल बनाया जाता था। अब इससे प्रॉब्लम ये हो गया था कि दोस्तों चारकोल ना एक लकड़ी का जला कोयला होता है, उसको लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना उतना ईजी नहीं होता है। इट्स वेरी ब्रिटल, प्लस पानी में वो भीग भी जाता है एंड उसका लिक्विफिकेशन प्रोसेस भी कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। और जो चारकोल टिम्बर को बर्न करके बनाया जाता था गाइस, उससे जो आयरन प्रोड्यूस होता था उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। सो वी नो नाउ कि ये एक इशू हम लोग फेस कर रहे थे। नेक्स्ट इशू जो यहां पे फिर देखने के लिए मिलता है वो इशू था कि धीरे धीरे हम लोगों ने इतना चारकोल डिमांड करना शुरू करा कि हमें टिम्बर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। और जंगल तो हमने टिम्बर के लिए काट काट के जला दिए थे, तो कहाँ से लकड़ी आती, कहाँ से चारकोल बनता। और चारकोल से कोई इतनी बड़ी आग भी नहीं लगती है। कभी बॉनफायर में देखा है, मतलब बस वो उतनी आग लगती है, आप उसमें आयरन कैसे गला सकते हो। तो दैट वाज हैपनिंग। अब इसके लिए सॉल्यूशंस काफ़ी हद तक लोग ढूंढे जा रहे थे। पीपल वर स्टार्टिंग, बट इट वाज अ फैमिली, नॉट जस्ट अ फैमिली, अ जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, उन्होंने इस सॉल्यूशन को ढूंढा। व्हाट दे डिड, इनको कहते हैं, आज भी आयरन मास्टर्स हैं, नाम फेमस है, डार्बीज। दे बिलोंग टू अ काउंटी कॉल्ड शॉपशायर। इन्होंने हाफ सेंचुरी, लगभग 50 सालों के अंदर इन तीन जनरेशन्स ने जो चेंज करा है, तीनों के नाम एब्राहम डार्बी थे। मतलब ग्रैंडफादर भी एब्राहम डार्बी, फादर भी एब्राहम डार्बी, सन भी एब्राहम डार्बी। दिस इज समथिंग ग्रेट, लाइक आई विल कॉल माय किड केविन। तो इन तीनों ने जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री थी उसके अंदर एक गजब चेंज लाया, रेवोल्यूशन ही कह सकते। सबसे पहले 1709 में पहले अब्राहम डार्बी ने ये चेंज रखा, मतलब द ग्रैंडफादर। इन्होंने एक ब्लास्ट फर्नेस
इन्वेंट करा जिसके अंदर चारकोल नहीं, कोक यूज होगा. कोक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ like coal, बट इट इज डिराइव्ड आफ्टर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज. उससे थोड़ी इम्प्योरिटीज निकल जाती, जो सल्फर रहता है वो निकल जाता है, और दूसरी जो इम्प्योरिटीज रहती निकल जाती है, प्लस इट गिव्स अ हायर टेम्परेचर ऑल्सो. तो कोक यूज करना शुरू करा. अब हुआ ये कि चारकोल के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म, और मेल्टेड आयन जो इन ब्लास्ट फर्नेस से निकल के आ रहा था उसकी क्वालिटी भी बहुत फाइन थी, और उससे लार्ज कास्टिंग्स बन सकती थी. मतलब अब हम सिर्फ स्वर्ड्स नहीं बना सकते थे, हम बड़े बड़े पिलर्स भी बना सकते थे. आगे कुछ और इन्वेंशंस हुए. जो सेकंड डार्बी थे उन्होंने एक इन्वेंशन और करा जिसको मैं कहूंगा इन्वेंशन ऑफ रॉट आयन. इन्होंने क्या करा, रॉट आयन, पहले जो आयन बनता था उसे पिग आयन कहते हैं हम लोग. एक जो सिंपल आयन और से एक्सट्रैक्ट होता है उसे पिग आयन कहते हैं. दोस्तों उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, ब्रिटल होता है, टूट जाता है. लेकिन फिर रॉट आयन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फॉर्म आना शुरू हुआ. रॉट आयन लेकर आए, और हेनरी कोट जो थे इन्होंने डिज़ाइन करा. अब यहाँ पे आप डेट्स देखिए, लगभग एक टाइम पीरियड है 1711 1740, मतलब इनके ही कुछ टाइम बाद हेनरी कोट ने पडलिंग फर्नेस डिज़ाइन करा जिसके अंदर मोल्टेड आयन को डाल दो और उसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती थी. सेपरेशन प्रोसेस शुरू हो गया था. और रोलिंग मिल इन्वेंट करी. रोलिंग मिल क्या थी, अब ये स्टीम पावर से आयन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बार्स बना सकते थे. अब रोलिंग मिल मतलब आयन को आप अलग अलग वे में, अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं. वो चीज़ें आने लगी थी. अब हुआ ये था कि आयन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, और वुड और दूसरे आइटम्स जो होते थे उससे ज़्यादा आयन को अब मशीनरी में यूज़ किया जाने लगा. बिकॉज आयन कुड नॉट break or splinter or simply get into your skin, and you know what happens when iron penetrates your skin, the wood penetrates your skin, that splinter, oh my god. आयन को आप केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू कंट्रोल कर सकते थे, उसका आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी. लेकिन वुड की उतनी लाइफ नहीं होती दोस्तों. 1770s में मिस्टर जॉन विल्किंसन का नाम काफ़ी फेमस होता है. पहली आयन चेयर्स बनाई इन्होंने. दैट इज समथिंग न्यू. अब बैठने के लिए आयन चेयर्स है, पहले लकड़ी की चेयर्स होती थी. इन्होंने आयन चेयर्स बनाना शुरू करा. इन्होंने ब्रूरीज और डिस्टिलरीज के लिए, जो अल्कोहल इंडस्ट्री थी उसके लिए वैट्स बनाने शुरू करे. वैट्स क्या होते हैं, वैट्स कैस्केट्स होते हैं दोस्तों. और आयन पाइप्स बनाने शुरू करे. इनफैक्ट विल्किंसन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक वाटर पाइप्स दैट सप्लाइड वाटर टू पेरिस. 40 माइल्स का एक कनेक्शन बनाया गया था पेरिस में पानी पहुंचाने का. वो पाइप्स विल्किंसन साहब की ही देन थे. जॉन विल्किंसन काफ़ी नाम से स्वॉर्ड मेकर भी थे. ही वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन. आज उनके नाम से शेविंग ब्लेड्स आती है. थर्ड डार्बी जो थे, एब्राहम डार्बी, जो पुत्र हैं, इन्होंने पहला आयन ब्रिज बनाया कोलब्रुक डेल में, जिसकी आप अभी पिक्चर देख चुके हैं. इनफैक्ट ये रिवर सेवन के ऊपर थी दोस्तों. बाद में इस विलेज का नाम ही कोलब्रुक डेल रख दिया गया था, क्योंकि ये कोलब्रुक डेल पहले एक सिर्फ जगह हुआ करती थी, और एक विलेज इन्होंने बनाया था जिसका नाम आयन ब्रिज था. ये पहला आयन ब्रिज दिख रहा है आपको. बाद में एक विलेज ही बन गया दोस्तों जिसको आयन ब्रिज के नाम से फेमस कर दिया गया. एक फायदा यहां पे दिख रहा है हमको कि ये जो आयन इंडस्ट्री थी ना, ये स्पेसिफिक रीजन्स में थी. हमको यहाँ पे इस मैप में भी दिख रहा है.
ये आयरन इंडस्ट्रीज कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में जुड़ी हुई थी। वाई? क्योंकि ये रीजन्स कुछ ऐसे रीजन्स थे जहां पे आयरन स्मेल्टिंग और कोल माइनिंग दोनों हो जाती थी। इंग्लैंड में कुछ रिवर बेसिन्स हैं दोस्तों, वहां पे आयरन माइनिंग और कोल माइनिंग दोनों हो जाती है। तो वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियली पॉपुलर हो गए। प्लस ये बेसिन्स ज़्यादातर पोर्ट से कनेक्टेड थे, स्वानजी, लंदन, देन बात करूँ तो मैनचेस्टर, ये शेफील्ड आता है, न्यू कासल आते हैं, लंकाशायर, लिवरपूल। दोस्तों ये जगह सबकी सब सी माउथ से, कोस्टल एरिया से कनेक्टेड भी थी। कोस्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाते थे, कोस्टर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते थे। अब दोस्तों हुआ ये कि यहाँ से इनके प्रोडक्ट सीधे के सीधे शिप में फील्ड हो जाते थे, और क्योंकि यहाँ पर अब ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ने लगी तो सडनली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी फ्लरिश करने लगी थी। तो आप देख सकते हैं एक इंडस्ट्री के फ्लरिशमेंट से दूसरी इंडस्ट्री किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, एंड द होल थिंग स्टार्टेड गोइंग ऑन। अब ब्रिटिश इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ये आयरन इंडस्ट्री है दोस्तों, ये 1800 से 1830 के बीच में 4 टाइम्स बढ़ी है, क्वाड्रुपल हुई थी, चौगुना। एंड इसके प्रोडक्ट यूरोप में सबसे चीप थे। 1820s में जो 1 टन पिग आयरन बनाने के लिए 1 टन पिग आयरन बनाने के लिए 8 टन कोल लगता था। 1850 आते आते सिर्फ 2 टन कोल के कारण वो बनने शुरू हो गए। एडवांसमेंट्स आ रहे थे। 1848 तक दोस्तों ब्रिटेन पूरी दुनिया के टोटल आयरन प्रोडक्शन को मिला के भी ज़्यादा आयरन प्रोडक्शन करने लग गया था। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। सो आशा करता हूँ आपको अब टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।